यार बहुत खतरनाक है, मतलब मैं एक्चुअल में बोलूँगा ये खतरनाक है। क्यों कह रहा हूँ? इन्होंने कहा कि कम से कम 300-400 प्रीलिम्स के टेस्ट दिलाए थे। समझ रहे हैं क्यों खतरनाक है ये? ऐसे ही नहीं 9th रैंक आता है। 300-400 तो कहीं पर भी अगर किसी का सिलेक्शन नहीं होता है ना, तो वो सिर्फ़ आपकी गलती है कि आपने उतना नहीं किया। 300-400 कर लो, उसके बाद आके बोल देना सर को बोलना ना कि सर क्यों नहीं हुआ करके। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मजबूरी वाला मोटिवेशन होता है ना, तो वो फाइंड कीजिए। या तो मोटिवेशन फाइंड कीजिए जो स्ट्रांग हो, या वो मजबूरी फाइंड कीजिए जो कि स्ट्रांग मोटिवेशन पैदा करे। ठीक है, तो आपको पहले वो फाइंड करना है। वो जो क्यों जो है ना, क्यों वो जितना स्ट्रांग होगा ना, उतना ही आपका जो ये है ना प्रिपरेशन उतना स्ट्रांग होगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? सर यूपीएससी से आप जब सीजीपीएससी स्विच किए तो मतलब आपके सामने क्या मतलब चैलेंजेस थे और यूपीएससी कितना हेल्पफुल रहा सीजीपीएससी को? तो ये क्वेश्चन है कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे आप, सीजीपीएससी में स्विच हुए, तो कैसे मतलब यूपीएससी हेल्प किया आपको सीजीपीएससी के लिए? देखिए, पहले हेल्प का बात करते हैं। ठीक है, तो सीजी पोर्शन जो है वो तो डिफरेंट है ना यूपीएससी से, तो उसमें यूपीएससी में है नहीं जो इंडियन पोर्शन है। ठीक है, तो इंडियन पोर्शन में आपका जीएस जो है वो सीजी में जो है फैक्चुअल है। ठीक, पर सीजीपीएससी का अभी जो लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ गया है ना, वो कंसेप्चुअल पे जा रहा है अब। तो जो कंसेप्चुअल पार्ट है वो जो केवल सीजीपीएससी पढ़ते हैं उनका उतना स्ट्रांग नहीं होता है ना, और जो यूपीएससी से आते हैं उनका कंसेप्चुअल पार्ट स्ट्रांग होता है। तो फैक्चुअल को मेरे को स्ट्रांग करना पड़ा। मेरा फैक्चुअल इतना स्ट्रांग नहीं था जब मैं यहाँ आया, तो मेरे लिए चैलेंज था कि मेरे को फैक्चुअल स्ट्रांग करना है। मिडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री में कभी पढ़ा भी नहीं था क्योंकि फैक्चुअल है बहुत, तो वो मेरे को स्ट्रांग करना पड़ा। और ज्योग्राफी में भी बहुत सारे फैक्ट कंसेप्ट मेरे को बहुत अच्छे से आता था, पर फैक्ट्स नहीं आते थे क्योंकि वहाँ जरूरत नहीं पड़ती थी उतनी। तो वो फैक्ट्स याद करना, रटना उसको बहुत मुश्किल है क्योंकि मेमोराइज करना बहुत हार्ड होता है। उस चीज़ों को समझ में तो आ जाता है चीज़ें, पर मेमोराइज करना बहुत हार्ड होता है। नहीं, यही चीज़ ना सबका डाउट क्लियर करिए। होता क्या है ना कि लोग ये वहाँ से जब सीख के आ जाते हैं, समझ के आ जाते हैं ना, तो उनके पास ये रहता है कि यार मैं तो समझ गया हूँ। अब रटने में बड़ा दिक्कत होता है। तो किस तरीके से आप इस चीज़ को करते हैं? नहीं, ये हम लोग अपने ईगो पे अगर ले लें इस चीज़ को कि हम तो बहुत समझ के आ गए हैं, हम अब रटना वाला काम नहीं कर सकते या याद करने वाला काम नहीं करेंगे, तो वो फिर मुश्किल होगा एग्जाम निकालना, क्योंकि डिमांड है। एग्जाम की एक डिमांड होती है। ठीक है, अगर फैक्ट्स जो है एग्जाम की डिमांड है तो करना पड़ेगा। तो मेरे को आके यही पता चला। पता कैसे चला? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सिलेबस, है ना, दो चीज़ आपके पास है। ठीक है, आप सिलेबस देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, उसमें आपको फैक्ट्स दिख रहे हैं, कंसेप्ट दिख रहे हैं, आप चेक करिए, आपको फैक्ट्स दिखेंगे। 2019 तक के पेपर में तो पूरे फैक्ट्स दिखेंगे। ठीक है, तो मैंने देखा कि फैक्ट्स हैं, तो फैक्ट्स मैंने मेमोराइज करना चालू किया। और फैक्ट्स मेमोराइज भी कर रहे हैं तो सारे फैक्ट्स मेमोराइज तो कर नहीं सकते, तो आपको इंपॉर्टेंस खोजना पड़ेगा, किस चैप्टर का कितना इंपॉर्टेंस है ना। इस चैप्टर में भी इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो वो आप जितना ज्यादा सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक, उतना ज्यादा आप उसको निकाल पाएंगे कि ये जो फैक्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम है, ये ज्यादा है, ये कम है। ठीक है, और वो जब आप कर लेते हैं तो आपका जो है मेमोराइज करने का टेक्निक जो है वो अलग हो जाता है। जो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको ज़्यादा टाइम देना है, जो कम है, लेस चांस है कि वो एग्जाम में आए, तो उसको कम देना है। कंसेप्ट जो है, अब जो कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन बढ़ रहे हैं सीजीपीएससी में, तो उसको सॉल्व करने में यूपीएससी बहुत हेल्पफुल रहा वो, क्योंकि वहाँ हमने पहले से ही वो जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो मैं 2-3 साल पहले से ही करते आ रहा हूँ। तो जब पहली बार मैं 20 में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो बढ़ गया सीजीपीएससी में, उसमें मेरे को शॉक नहीं लगा, कई लोगों को शॉक लगा उसमें, क्योंकि पहले फैक्चुअल क्वेश्चन आते थे, वन लाइनर। स्टेटमेंट बेस्ड जब आए तो कई लोगों को प्रैक्टिस नहीं था उसको सॉल्व करने का। और मेरे को भले ही क्वेश्चन का आंसर पता हो या ना हो, मेरे को स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रैक्टिस था।
तो कैसे एलिमिनेट करना है स्टेटमेंट्स को वो मेरे को पता था, तो वो काम आया बहुत। मेंस में जब लिखते रहते हैं तो कुछ क्वेश्चंस कंसेप्चुअल आ जाते हैं जिसमें पैराग्राफ वाइज आपको राइटिंग करनी है, तो वहां पे अगर सेंटेंस फॉर्मेशन आपको नहीं आता, क्योंकि यहाँ फैक्ट्स पढ़ के सेंटेंस फॉर्मेशन भूल जाते हैं, तो सेंटेंस फॉर्मेशन आपको नहीं आता। जैसे अगर अकबर के नवरत्न पूछा है तो उसमें तो सेंटेंस फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, 1 2 3 डाले लिख दिए। लेकिन बड़ा क्वेश्चन है, 15 नंबर का क्वेश्चन है, आपको उसमें पॉइंट वाइज लिखने का स्कोप नहीं है, आपको पैराग्राफ वाइज लिखना है, ऐसे है पैराग्राफ वाइज लिखना है। वहां आपका सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छा होना चाहिए, एक सेंटेंस के बाद दूसरा सेंटेंस उससे लिंक होना चाहिए। ठीक, ये कब आएगा? जब आप यूपीएससी वाला क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, है ना, या थ्योरी सब्जेक्टिव बहुत अच्छे से पढ़े हैं, कंसेप्ट आपका अच्छा है, तो आप जोड़ पाएंगे चीज़ों को, तो उसमें काम आता है। ठीक है, फैक्चुअल में बहुत ज़्यादा काम नहीं आता, पर कंसेप्चुअल में काम आता है। ठीक है, अच्छा, हाँ, लास्ट 2 क्वेश्चंस लेंगे, बताइए किसको। सर नोट्स मेकिंग कितना इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, और सर ऐसे के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? नोट्स मेकिंग अगर करना है तो किस तरीके का उसका फॉर्मेट होना चाहिए? ठीक है, नोट्स मेकिंग कैसे करना चाहिए मीन्स के पर्सपेक्टिव में, कैसे आप बनाते थे, मतलब एक आइडियल नोट्स मेकिंग बताइए, मतलब जिसको उतने को ही पढ़ के आपका अच्छे से पेपर निकल सके। देखिए नोट्स मेकिंग तो मेंस के लिए ही करना चाहिए, ठीक है, प्री के लिए नहीं करना चाहिए जनरली, ये बता दे रहा हूँ मैं, क्योंकि प्री में क्या होता है, फैक्ट्स कहाँ से आएंगे आपको पता नहीं है ना। एक आपके पास बुक है पर्टिकुलर, ठीक है, अब नोट्स कैसे बनाते हैं, बुक का हम सिनॉप्सिस बनाते हैं नोट्स में। ठीक, आपके पास लक्ष्मीकांत जैसे बुक है, ठीक है, आप उसमें से नोट्स बनाएंगे, अगर प्री के लिए बना रहे हैं तो ये घातक हो सकता है, क्योंकि आपने नोट्स में कुछ चीज़ें शामिल नहीं की और वो अगर प्री में आ गया फैक्चुअल तो आपसे नहीं बनेगा, है ना। तो प्री के लिए जनरली हमको, क्योंकि वास्ट सिलेबस प्री में कोई डिफाइंड नहीं है, तो हमको बुक से पढ़ना चाहिए जनरली, और क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए ज़्यादातर। मेंस के लिए इसलिए क्योंकि मेंस में डिफाइंड है सिलेबस, ठीक है, हिस्ट्री भी है तो हिस्ट्री का सारा सिलेबस उसमें नहीं है, पॉलिटी है तो कुछ चैप्टर्स ही उसमें है ना। तो आप पहले सिलेबस को तोड़िए, जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी में आप जाएंगे फंडामेंटल राइट्स एक चैप्टर है, आप फंडामेंटल राइट्स का नोट्स बनाना है आपको अब उसमें लिख दिया फंडामेंटल राइट्स, अब आप उससे कैसे बनाएंगे नोट्स, उसमें क्या डालेंगे नोट्स में, तो आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाइए, आपको पूछा है फंडामेंटल राइट्स की विशेषता क्या है, उसकी प्रासंगिकता क्या है, ठीक है, स्पेशलिटी क्या है, ठीक है, कितने टाइप के होते हैं, तो क्वेश्चन जो है आपको डायमेंशन देता है कि फंडामेंटल राइट्स का नोट्स कैसे बनेगा, उसमें क्या क्या डायमेंशन आएंगे। ठीक, अगर जैसे हिस्ट्री में जाए, अकबर पे क्वेश्चन आ रहा है, तो अकबर की धार्मिक नीति क्या थी, अकबर की राजनीतिक नीति क्या थी, है ना, अकबर का जो आर्थिक नीति था क्या था, तो वो क्या है, डायमेंशन है आपके नोट्स का। तो जो पेपर में क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर, उसको आप देखेंगे बार बार, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक का डायमेंशन क्या होगा नोट्स में वो आपको पता चल जाएगा। अब वो कम से कम जो प्रीवियस ईयर डायमेंशन है उसको लेके आप नोट्स बनाइए। ठीक, अब शब्दों को ध्यान दीजिए, कितने शब्द हैं मैक्सिमम, 175, है ना, तो किसी भी टॉपिक का मैक्सिमम 175 या 100, है ना, 150 इतने तक ही बनाइए। एक टॉपिक का 4 पेज 5 पेज में बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि टॉपिक बहुत ज़्यादा है, कम शब्दों में क्वेश्चन आने वाले हैं, तो जितने शब्दों में आते हैं उतने में ही कोशिश करिए बनाने की। अब कोई एक पर्टिकुलर उसका डिफाइंड वो नहीं है कि इस टॉपिक का इतने में बनाना है, इस टॉपिक का इतने बनाना है, मैक्सिमम 175 है, उतने तक में आपका बनना चाहिए। ठीक है, एक टॉपिक का। अब वो छोटा आता है अगर क्वेश्चन, तो वो आपको आना चाहिए, वो आपकी कला है, आपका आर्ट है कि वो आप छोटा कर सके उसको और बड़ा कर सकें उसको। ठीक है, ये कब होता है, जब आप एक बुक से शॉर्ट नोट बनाते हैं और शॉर्ट नोट से पढ़ के जब आप बड़ा क्वेश्चन करते हैं, तो बड़ा से छोटा, छोटा से बड़ा, ये आपका जो आर्ट है वो डेवलप होता है। ठीक, तो एक दो नोट्स आप बना सकते हैं, एक नोट्स बनाइए थोड़ा सा बड़ा बनाइए उसको, ठीक, और एक नोट्स बनाइए सिनॉप्सिस, जिसमें आधे पेज में भी एक टॉपिक खत्म हो जाए। ठीक, 2 नोट्स आप बना सकते हैं। जब लास्ट टाइम रहेगा मेंस का, 15 दिन बाकी है, तो आपको सिनॉप्सिस पढ़ना है। ठीक है, उससे पहले जो 3 महीने रहते हैं, ठीक है, उसमें आपको बड़ा वाला नोट्स पढ़ना है। ठीक, और पूरे मेंस टाइम में नोट्स ही पढ़ना है, बुक नहीं पढ़ना है। ठीक है, आई नो आपके मन में कई सारे डाउट्स होंगे, कब होगा CGPSC, इसके लिए कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें,
कितना पढ़ें और क्या क्या पढ़ें, ये सारे डाउट्स आपके क्लियर करेंगे हमारे मेंटर्स ऑन अ वन ऑन वन कॉल सेशन। जैसे एक कपड़ा सबको फिट नहीं आता है, वैसे ही एक जनरल गाइडेंस हर जगह अवेलेबल है, पर अगर आप चाहते हैं कि एक पर्सनलाइज्ड गाइडेंस आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको मिले, तो जल्दी से जल्दी बुक करें हमारा ये सेशन ओनली एट 99 रुपीज। अभी नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें और अपना सेशन बुक करें। और हाँ, ये जो आप खर्च कर रहे हैं ये एक इन्वेस्टमेंट है आपके फ्यूचर के लिए। क्वेश्चन ये है कि पूरा डिटेल आप बता दीजिए ऐसे के बारे में, कैसे स्टार्ट करना है, पॉइंट वाइज लिखना है, क्या इंट्रोडक्शन होना चाहिए, पूरा डिटेल में आप बता दीजिए। ठीक है। मेंस का सिलेबस आप लोगों ने देखा है, एसी का सिलेबस देखा है? मेनली 80% तो रिलेट कर ही जाता है, मतलब देखा है सिलेबस? उसमें ऊपर में कुछ लिखा रहता है, हाँ, क्या लिखा रहता है? प्लस मतलब डाटा आंकड़ा ठीक है। लिखा होता है हाँ, और मुद्दे एग्जैक्ट किसी को पता है क्या लिखा हुआ है? पहले तो वो याद कर लो, है ना, कि एग्जैक्ट क्या डिमांड कर रहा है वो। वहां ऊपर में लिखा हुआ है, शायद मेरे को भी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। उसमें लिखा हुआ है कि करंट डाटा, है ना, करंट डाटा। हाँ, तो और उसमें 2 चीजें और शायद लिखी हुई हैं। ठीक है, तो वो पहले उसको याद कर लेना कि ऐसे आपको वैसे ही होना चाहिए। ठीक, करंट डाटा अगर लिखा हुआ है पर्टिकुलर सिलेबस में, तो आप करंट डाटा जितना ज़्यादा डालेंगे ऐसे आपका उतना अच्छा होगा। तो ये पहले, है ना, रिकॉल कर लीजिए कि करंट डाटा डालना है आपको। ठीक है, अब करंट डाटा अलग अलग इश्यूज पे ऐसे आते हैं, है ना, तो करंट डाटा आपको कहाँ से मिलेगा? न्यूज़पेपर, है ना, या फिर करंट अफेयर्स। ठीक है, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाइए ऐसे के। ठीक, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे गए, आपको दिखा कि नक्सलवाद पे 3-4 बार ऐसे आया हुआ है। ठीक, अब आप पूरे साल पेपर पढ़ते हैं, नक्सल पे कोई भी घटना होती है, ठीक, या उससे रिलेटेड कोई भी आपका एडिटोरियल आता है, तो वो आपका क्या हो गया? करंट डाटा, करंट अफेयर। ठीक, आप गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, आपने देखा कि सोशल मीडिया पे बहुत ऐसे आया हुआ है, 2-3 बार आया हुआ है। ठीक, आप सोशल मीडिया पे कोई न्यूज़ आई कि साइबर क्राइम बढ़ रहा है या कुछ और बढ़ रहा है, या सोशल जो आजकल क्राइम है वो बढ़ रहा है। ठीक है, या सोशल मीडिया कैसा होना चाहिए उस पर एडिटोरियल आया हुआ है। ठीक, या सोशल मीडिया कितने लोग यूज़ कर रहे हैं, यूज़र बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, या उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसका कोई डाटा आया हुआ है। वो आप क्या करेंगे? वहाँ से ग्रैब करके लिख लीजिए। तो ये निकालना आपको आना चाहिए। अब किस किस टॉपिक का निकालना है वो भी बता दिया मैं आपको। उसके लिए आप क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाएंगे, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। वुमेन्स पे अगर वुमेन इंपॉर्टेंट पे आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, तो वुमेन से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ आते हैं उसको कलेक्ट करके एक जगह पे लिखिए। ये आपका करंट डाटा हो गया। तो करंट डाटा आपको ऐसे गैदर करना है। ठीक है, दूसरा चीज इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। सबको पता है कि अच्छा होना चाहिए, सबको पता है। अब अच्छा क्या है, अब वो डिफाइन करना मुश्किल है। ठीक, क्या होता है इंट्रो पे हमारा जो टॉपिक है, ठीक, उसका शॉर्ट में हम, जैसे हम लोग क्या होता है कि हम लोग कुछ बोलना चाहते हैं या फिर लंबी कुछ चर्चा होती है, तो शॉर्ट में बताते हैं ना कि आज ये होगा, है ना, शॉर्ट में एक ब्रीफ देते हैं। वैसा ब्रीफ होता है वो इंट्रो। इंट्रो का मतलब मैं जो लिखने जा रहा हूं उसका सिनॉप्सिस है। ठीक, तो वो सिनॉप्सिस आना चाहिए इंट्रो में। ठीक है, और कई लोग आजकल तो कविता और गाना या फिर कोई कोटेशन से भी स्टार्ट करते हैं, वो भी अच्छा तरीका है। दिक्कत ये है ना, ऐसे का कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है। जो आप लोग बोल रहे हैं ना पैरा में लिखना चाहिए कि पॉइंट वाइज लिखना चाहिए, कई लोगों को पैरा में भी बहुत अच्छे नंबर मिले हैं, पॉइंट में भी बहुत अच्छे नंबर मिले हैं, और सेम चीज है खराब नंबर भी मिले हैं। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर डिफाइंड नहीं है। ठीक है, पर कोशिश ये करना चाहिए कि हेडिंग देना चाहिए। मेरे ख्याल से जब हेडिंग देते हैं ना, तो सामने वाले को पता चलता है कि ये क्या लिखने वाला है, किस बारे में लिखने वाला है। ठीक है, जैसे नक्सल पे अगर आया हुआ है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या, ठीक है, तो पहले मैं इंट्रो दूंगा कि नक्सलवाद है क्या, क्या है नक्सल, है ना, इंट्रो में आएगा। फिर उसका उद्भव, हेडिंग दे दिया। तो हेडिंग दे दिया कि स्टार्टिंग कहाँ से हुआ नक्सल का, तो मैं क्या बताऊंगा,
स्टार्टिंग बताऊंगा। तो मेरे लिए भी आसान है कि मैं उस पैरा में क्या बताऊंगा, केवल स्टार्टिंग, ठीक है, कहाँ से आया वो, तो मेरे लिए भटकाव के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक, उसके बाद मैं लिखा कि कॉजेज ऑफ दैट, कि उसका कारण क्या है नक्सल का, तो फिर मैं क्या लिखूंगा उसमें, सिर्फ कारण। तो मेरे माइंड में भी भटकाव नहीं रहता। चेक करने वाले के लिए भी आसान है कि वो देखेगा कि हाँ कारण लिखा हुआ तो कारण पढ़ेगा, उसका माइंडसेट क्या रहेगा, कारण जानने का। उद्भव देखेगा तो दिखेगा कि क्या लिखा है आपने उद्भव में, तो वो माइंडसेट उसका वैसा रहेगा। जब पैराग्राफ राइटिंग करते हैं, आप उद्भव लिखते लिखते बीच में कारण घुसा दिए, क्योंकि आपके लिए तो वो मुश्किल है ना कि बिना हेडिंग डाले आप अपने आप को संभाल लें कि इसमें ये लिखना है, इसमें ये लिखना है। पता चला आप लिख रहे हैं इंट्रो, बीच में उसका उद्भव आ गया, बीच में कारण भी आ गया, बीच में समाधान भी आ गया, तो वो फिर उसके लिए मुश्किल हो जाएगा कि लिखा क्या है आपने। तो भटकाव बहुत होता है जब पैराग्राफ राइटिंग करते हैं। अगर आपके में सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छा है आपका और आप कंट्रोल कर पाते हैं अपने माइंड को, तो पैराग्राफ राइटिंग करिए। ठीक, अगर नहीं होता है तो कोशिश करिए स्टार्टिंग पॉइंट वाइज लिखने का। तो नक्सल समस्या है तो इंट्रो, छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या, छत्तीसगढ़ में बताना है तो पहले उद्भव तो बताना पड़ेगा, तो उद्भव इंडिया में बताना पड़ेगा, फिर नक्सल का कारण, अब छत्तीसगढ़ में प्रभाव। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कारण और उसका प्रभाव लिखेंगे, छत्तीसगढ़ में उसकी वर्तमान स्थिति लिखेंगे, छत्तीसगढ़ में उसका समाधान क्या किया जा रहा है वो लिखेंगे, सरकारी प्रयास लिखेंगे, ठीक है, और क्या किया जा सकता है वो लिखेंगे, और लास्ट में उपसंहार लिखेंगे। तो इससे क्या होगा, आपको कैसे लिखना है वो आइडिया आपको आ जाएगा, तो भटकाव कम होता है। इसीलिए हमेशा निबंध लिखने से पहले ना एक सिनॉप्सिस बनाने के लिए बोलते हैं, हेडिंग का, कि ये निबंध मैं इस हेडिंग पे लिखूंगा। ठीक है, तो ये एक पैटर्न आप कर सकते हैं। उपसंहार क्या होता है, हमेशा बोलते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग पे एंड करना चाहिए। ठीक है, तो कोशिश करिए कि आप पॉजिटिव रहें उस चीज के लिए, लेकिन पॉजिटिव में अब जनरली हाइपोथेटिकल ही लिखा जाता है ना, एकदम आइडियल चीजें नहीं लिख देनी है, क्योंकि जो चीज नहीं हो सकता वो नहीं लिखा जाता। तो हाइपोथेटिकल लिखिए थोड़ा सा, है ना। लोग बोलते नहीं हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। पॉजिटिव रहिए, आपको भी पता है कैसे खत्म होगा, डेवलपमेंट से खत्म होगा, सब पता है आपको, वही चीजें ही लिखनी है। ठीक है, उसमें अगर करंट डेटा डाल देते हैं अगर उपसंहार में कि गवर्नमेंट ने इस दिशा में प्रयास भी किए हैं, है ना, और इस दिशा में अभी नक्सली जो हिंसा है वो कम हो गई है, इस कारण से डाटा भी डालते हैं कि इतनी कम हो गई है, अगर आपके पास डाटा है पहले से, है ना, तो वो इफेक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो उपसंहार पॉजिटिव वे में एंड करना है, इंट्रो सिनॉप्सिस रहेगा पूरे निबंध का। ठीक है, बीच में आपके हेडिंग वाइज रहेंगे चीजें। ठीक है, नंबर वाले मत डालिए, आप एरो करिए, ठीक है, और नक्सल का कारण अंडरलाइन करिए, उसके बाद लिखना चालू करिए। अब इसको पैराग्राफ कर सकते हैं आप। ठीक है, जैसे नक्सल का कारण लिखे, हेडिंग डाले, उसके बाद उसको पैराग्राफ राइटिंग कर सकते हैं या पॉइंट राइटिंग कर सकते हैं। तो पॉइंट भी 1 2 3 4 मत डालिए, वहां पे डॉट डॉट करके फिर लिख सकते हैं आप। ठीक, दोनों तरीका है। आपका जो नंबर है वो आपके कंटेंट में मिलता है, याद रखिए हमेशा। फॉर्मेट पे उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते, बस फॉर्मेट इसलिए रहता है कि आपका निबंध बिगड़े मत, भटकाव ना हो। तो आप अपना स्ट्रेंथ खुद पहचानिए कि मेरा पैराग्राफ राइटिंग में ज्यादा अच्छा रहता है कि पॉइंट वाइज में ज्यादा अच्छा रहता है, वो आपका स्ट्रेंथ है। ठीक, और कंटेंट आपका जैसा रहेगा नंबर आपको उस हिसाब से मिलेगा। तो जो कंटेंट वो मंगा है, डाटा, करेंट डाटा, वो तो होना ही चाहिए। तो ये एसे का पूरा, इसमें और कुछ डाउट है एसे में? कंप्लीट बता दिया। कैसे स्टार्ट करें, कैसे, देखो एकदम बड़ा कठिन सा एसे लेके बैठ जाओगे तो स्टार्ट नहीं होगा, है ना। एक तो लिखे चलिए, एक एसे ऐसे लिख लीजिए कि अपने बचपन पे एक ऐसे लिख लीजिए, क्योंकि उसका कंटेंट तो आपके अलावा किसी को नहीं पता। मतलब उसके लिए आपके दिमाग में ऐसा तो नहीं कि मेरे को कंटेंट नहीं पता, कंटेंट तो आपके पास है ना। अपने बचपन पे ऐसे लिखे, अपने किसी दोस्त पे ऐसे लिख दीजिए। ठीक, तो क्या होगा, कंटेंट वाला जो बहुत लोग मेरे को पूछते हैं कि कंटेंट कहाँ से लाएं, कंटेंट कहाँ से लाएं, तो जिसका कंटेंट आपके पास है उस पर लिख के देखिए। दोस्त वाले में तो बहुत अपशब्द टल जाएंगे। कोई नहीं, पर उसको अपने पास ही रखना, किसी को दिखाना मत। ठीक है, तो जिस चीज का कंटेंट आपके पास है पहले से, आपने कहीं ट्रेवल किया है, आपको याद है, उसको लिख लीजिए। कोई इंसिडेंट हुआ है, उसको एक हेडिंग बना के लिख लीजिए। इससे क्या होता है, प्रैक्टिस होता है कि आपको आप कैसे जमा लेते हैं चीजों को, कंटेंट को। ठीक है, वही प्रैक्टिस करनी है आपको।
और कंटेंट कैसे एक्वायर करना है आपको पता हो गया, ठीक। दूसरा जो कंटेंट एक्वायर कर सकते हैं योजनाएं हैं, है ना। तो योजनाओं पे जो ऐसे आता है वो योजनाएं आपकी न्यूज़पेपर में आती ही रहती हैं, तो जहां जहां से मिल जाए आपको, मैगजीन वगैरह से मिल जाए, न्यूज़पेपर से मिल जाए, आपको उसको एक कॉपी में, तो एक ऐसे की कॉपी बना लीजिए कंटेंट की, और कोशिश करिए कि जितने भी टॉपिक्स आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से छांट लीजिए कि वुमेन इम्पोर्टेंट है, नक्सल इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन इम्पोर्टेंट है ना, छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बजट पे भी ऐसे आ सकता है, बजट इकोनॉमिक सर्वे पे, तो वो वहाँ से कंटेंट निकाल लीजिए। तो इतना कंटेंट निकाल के रख लीजिए। अब यहाँ के बाद भी ऐसा हो सकता है कि आपने जितना भी तैयारी किया है उससे अलग ऐसे आ जाए, ठीक, आपको बिल्कुल नहीं पता। तो आपको बिल्कुल भी नहीं पता, ऐसा नहीं होता कि एकदम से नहीं पता, कुछ तो आइडिया रहता है उसके बारे में, ठीक है। तो अपने मन से लिखना है, फिर छोड़ना नहीं है। तो अपने मन से तब लिख पाओगे ना जब आपको फॉर्मेट बनाना आता है, ठीक है। तो ऐसा होता है, एक दो हमारे टाइम में भी एक दो ऐसा हुआ था कि एकदम नया आ गया था, तो उसको लिखना ही रहता है, आप कैसे कर सकते हैं, अब लिखना ही। तो आप जितना प्रैक्टिस करे रहेंगे और जीएस का जो पढ़े रहेंगे वो काम आता है आपका, ठीक है, पूरा। मुझे इससे एक जोक याद आ गया, वो पूरा तैयारी करके गए थे मेरी क्या गाय माता के ऊपर और दोस्त के ऊपर आ गया, है ना, तो हाँ, तो मिक्स करके लिख दिए लिख दिए मेरे दोस्त। मतलब आप लोग डरते हैं, पर वो जीएस आप लोग पूरा पढ़ ले रहते हैं ना, मेंस की तैयारी कर लेते हैं, तो पूरा कंटेंट आपके पास रहता है एक्चुअल में, आपको ढूंढना वहां से उसको रिकॉल करके लाना रहता है, ठीक है। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे फाइनल वाला, इसके बाद आप लोग थोड़ा देर पर्सनल पूछ लेना अपना। हाँ, नहीं, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कितना अतरंगी है। पूछो, बताओ क्या है। सो मैं क्वेश्चन 2 बार किसी डिप्टी कलेक्टर से पूछ चुका हूँ, वो जो श्रुति मैम को भी बस्तर के डिप्टी कलेक्टर पूछ चुके हैं कि हाउ टू रीड परफेक्ट न्यूज़, हाउ टू रीड परफेक्ट न्यूज़पेपर, बिकॉज मेंस के लिए हमें पता है कि जनरल स्टडीज को हमको कंप्लीट करने में वही पॉलिटी के लिए अगर पढ़ना है तो दैट्स द बेस्ट ऑप्शन उसको कंप्लीट करना है। तो न्यूज़पेपर जो प्रीलिम्स के लिए है वो करंट अफेयर और न्यूज़पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसकी मतलब परफेक्ट न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें और उसका नोट्स कैसे पढ़ें, ठीक है। तो कितने दिन से पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर? सर मैं काफी टाइम से पढ़ रहा हूँ, बट लाइक मैं वैसा न्यूज़ नहीं पढ़ता हूँ, वैसा एक यूट्यूब पे आता है उसको मैं सुन लेता हूँ, मेरे को याद हो जाता है, पर उसको मैं एक फॉर्म में नहीं बैठा पाता। मैं एक क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, हाउ टू रीड न्यूज़पेपर और कैसे उसको नोट्स आप बना सकते हैं। तो आपने जो क्वेश्चन पूछा है सही आदमी से पूछा है, ये सालों सालों से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ये मतलब वो है कि आधे घंटे में पूरा न्यूज़पेपर खत्म कर सकते हैं, और वो सालों का है, हम लोग उस समय डिस्कस भी किए थे। आपके क्वेश्चन पे देंगे, बताइए। एक्चुअली 2013 से पढ़ रहा हूँ न्यूज़पेपर, ठीक है। तो न्यूज़पेपर किस पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं वो डिपेंड करता है। जैसे न्यूज़पेपर बहुत लोग पढ़ते हैं, आम आदमी भी पढ़ता है, ठीक है। तो पर्सपेक्टिव डिपेंड करता है कि आप किस पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं। जैसे मान लो हमने सिलेबस के पर्सपेक्टिव से पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है, तो एक तो जैसे एक सिटी न्यूज़ आता है ना, और लोकल एरियाज न्यूज़ आता है, वो पढ़ना इंपॉर्टेंट है नहीं है, तो वो सेक्शन छोड़ दो पूरा, ठीक। उसके बाद इंटरनेशनल आता है, ठीक है। इंटरनेशनल में सीजीपीएससी से रिलेटेड है कि नहीं, वो तो नहीं है, ठीक है। इंटरनेशनल नहीं है, नेशनल है ना। यूपीएससी में इंटरनेशनल थोड़ा सा रिलेटेड रहता है रिलेटेड, पर सीजीपीएससी में नहीं है, तो वो सेक्शन आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि दैनिक भास्कर में जो इंटरनेशनल न्यूज़ आता है वो मैं देखा हुआ हूँ, उसका कोई क्वालिटी रहता नहीं है ना, तो वो छोड़ सकते हैं। स्पोर्ट्स न्यूज़ जो आता है उसको भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स से एक दो क्वेश्चन आते हैं और वो पर्टिकुलर टॉपिक पे आते हैं। जैसे वो आपका वो है टेनिस है ना, उस पर क्वेश्चन आएंगे, ओलंपिक से क्वेश्चन आएंगे, तो वो आपको किसी भी कंपाइलेशन में मिल जाएगा, तो वो सेक्शन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्पोर्ट्स सेक्शन छोड़ दिए, लोकल सेक्शन छोड़ दिए, इंटरनेशनल छोड़ दिए। अब जो पेज बचा एडिटोरियल में, कुछ काम के आते हैं, कुछ पॉलिटिकल आते हैं। जो पॉलिटिकल एडिटोरियल है कि इस पार्टी का ये चल रहा है, इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये हमारे से रिलेटेड नहीं है, ठीक। जो जैसे इकोनॉमी पे चल रहा है कुछ अगर आ रहा है, अगर जैसे कोई इशू है, वुमेन एम्पावरमेंट है, उस पर आ रहा है, कोई इशू है सोशल मीडिया उस पर आ रहा है, नक्सल पे आ रहा है, तो जो आपका मेंस का सिलेबस है, प्री का सिलेबस है, सिलेबस से रिलेटेड आपको लगे
और आपको कब लगेगा? जब आपको सिलेबस पता होगा। तो न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम आपको पूरा सिलेबस पता होना चाहिए माइंड में, ठीक है? तो वो कहीं भी रहेगा ना, तो वो टॉपिक को देखेगा, फिर वो रिकॉग्नाइज कर लेगा यहाँ इस सिलेबस से वो रिलेटेड है, तो उसको पढ़ना है फिर, ठीक है? दूसरा, कई न्यूज़ जो है फैक्चुअल होती है, एडिटोरियल वाला तो कंसेप्चुअल है, फैक्चुअल न्यूज़, तो फैक्चुअल न्यूज़ का पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हेडिंग देखे, समझ में आ गया, वहां से निकल लो, क्योंकि पूरा पढ़ने से भी कोई फायदा और नहीं है। जो फैक्ट चाहिए था वो हेडिंग से मिल गया, तो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब ये जो है ये हैबिट से आएगा, जितना पढ़ते जाएंगे, ठीक है, उतना पता चल जाएगा कि ये फैक्चुअल है, इसका फैक्ट लाइन में मिल गया है, मेरे को अंदर जाने की जरूरत नहीं है। ये कब आएगा? बार बार पढ़ते रहेंगे तब। और न्यूज़पेपर ऑफलाइन, ठीक है, तो हैबिट बनाना चालू करिए पहले, ठीक है? कुछ चीज़ें जो छूट जाएंगी न्यूज़पेपर में, वो कंपाइलेशन में आपको लास्ट में मिल जाता है ना? और अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, वैसे नोट्स नहीं बनाना चाहिए न्यूज़पेपर से। आप कोशिश करिए कि एक बार पढ़ के निकल जाएं। अगर आपने पढ़ा हुआ है वो चीज़ और लास्ट में कंपाइलेशन में आपको मिलता है, तो आप उसको रिकॉल कर पाएंगे जल्दी, ठीक है? तो न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना चाहिए। और फायदे होते हैं न्यूज़पेपर पढ़ने के, स्पेलिंग मिस्टेक, है ना? आप बार बार बहुत सारे शब्द पढ़ेंगे तो आपकी जो स्पेलिंग मिस्टेक होती है, वो मात्रा जो गलती होती है, वो खत्म हो जाएगी। आपका जो वोकेबलरी है हिंदी का या इंग्लिश का जो भी है, वो बढ़ जाएगा। अब एक चीज़ और होता है, जैसे एक ही एडिटोरियल अगर मैं इन सारे लोगों से पढ़वाऊँ तो सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है और सबको अलग अलग तरीके से वो पता चलेगा। कुछ भी चीज़ जो उसमें है वो होता है कॉम्प्रिहेंशन, जो अनसीन पैसेज पढ़ते हैं ना। अच्छा, एक ही पैसेज को पढ़ के लोग अलग अलग आंसर देते हैं, वो क्यों होता है? वो कॉम्प्रिहेंशन होता है। तो जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, तो हमारा कॉम्प्रिहेंशन बढ़ता है, समझने का जो क्षमता है वो बढ़ता है। एज इट इज समझ पाना, वो कॉम्प्रिहेंशन है। जैसे एक वो आता था ना कहावत कि टीचर ने बोला 10, बच्चों ने सुना 8, लिखा 6, वो है कॉम्प्रिहेंशन। मतलब वो 10 का 10 किसी ने बोला, वो 10 आपने सुना और 10 ही लिखा, तो आपका कॉम्प्रिहेंशन बेस्ट है। और वो जितना लो जा रहा है, ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर में भी आपको मेंस में वो कॉम्प्रिहेंशन मदद करता है। कैसे? क्वेश्चन ने पूछा क्या है, आधे लोग इसी में अटक जाते हैं, ठीक है? जैसे एक क्वेश्चन आया था हमारे टाइम में, वो आया था साधन चतुष्टय क्या है, ठीक है? अब साधन चतुष्टय में लोग अनंत चतुष्टय लिख के आए हैं। क्यों? क्योंकि या तो जल्दी में पढ़ा या चतुष्टय देख के निकल लिए, है ना? या उनको पता ही नहीं है कि दोनों अलग अलग हैं, ठीक? तो ये है कॉम्प्रिहेंशन से आता है वो चीजें, ठीक है? कि साधन, कई लोगों को पूछा कि साधन चतुष्टय वो पढ़ तो लिया और समझ में नहीं आ रहा है, तो उसमें वही लिख के आ गए अनंत चतुष्टय। तो बहुत सारा चीज वो आपको अलग करने आना चाहिए, तो कॉम्प्रिहेंशन वो सब बढ़ता है पेपर पढ़ने से। रीडिंग से सब कुछ बढ़ता है, तो आप वोकेबलरी अच्छा मिल जाएगा, स्पेलिंग मिस्टेक कम हो जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन बढ़ेगा, मेमोरी पावर बढ़ेगी आपकी, है ना? पढ़ने का जो स्टेबिलिटी है, बैठ के पढ़ने का जो है ना, वो बढ़ेगा, ठीक है? तो वो करिए न्यूज़पेपर। तो जो ऑनलाइन वाला आता है वीडियो, वो देखना कितना सही है? क्योंकि हर दिन वाला नहीं आ जाता डेली एनालिसिस, वो करना चाहिए कि मुझे तो आपका सुन के ज्यादा बेनिफिटिंग लग रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इंप्रूव होगी अगर खुद से पढ़ोगे तो। हाँ, वो है, अगर टाइम है आप लोग पास, जैसे किसी के पास अगर जैसे मान लो कोई आता है तैयारी करने के फेज में और उसके पास 2 महीने ही है प्रीलिम्स के लिए, तो उसको तो फिर वीडियो ही देखना पड़ेगा। वीडियो देख, पर जिसके पास 1 साल है ना, आराम से तैयारी करना है, अभी टाइम है, ठीक है, तो वो कर सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है? न्यूज़पेपर ठीक पढ़ना चाहिए, लॉन्ग टर्म में पढ़ना चाहिए, बहुत फायदे होते हैं उसके। बताइए सर। जैसे कि मैं जान पा रहा हूँ कि आप अभी भी यूपीएससी के इस एग्जाम में तैयारी भी चल रही है आपकी, तो मतलब मेरा एक मेन प्रश्न ये है कि आपका क्या क्या ऐसे वीकनेस है जिसके कारण आप यूपीएससी के फाइनल लिस्ट से या इंटरव्यू करते हैं तो उससे बाहर रहे, इस विषय पर थोड़ा सा विचार करें। क्वेश्चन ये है कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, तो ऐसा क्या हो गया था कि वहां पर आपका नहीं हो पाया, जो शॉर्ट कमिंग्स रही थी उसको? देखिए क्या होता है ना, हम लोग हिंदी मीडियम से आते हैं, है ना, और लोकल एक क्षेत्र से पढ़े हुए होते हैं, ठीक है? हमको उतना गाइडेंस मिलता नहीं है सिविल सर्विस को लेके कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। और जब हम उस सीधे दिल्ली जाते हैं तैयारी करने के लिए,
तो हमारे साथ ना एक इमोशन भी जुड़ा होता है। हिंदी मीडियम वाले के साथ एक यही रहता है कि इमोशन जुड़ा होता है कि आईएएस बनना है। वो सिर्फ एग्जाम नहीं होता हमारे लिए, वो इमोशन होता है। तो एक ना नर्वसनेस, एक डर आ जाता है। तो हम लोग ना फिर एक बुक पे नहीं टिक पाते हैं, है ना, एक सोर्स पे नहीं टिक पाते हैं। और जो बच्चे गलती करते हैं ना सीजीपीएससी में, वही गलती मैंने वहाँ की है ना, एक बुक पे ना टिकना, ठीक है। रोज रोज नई बुक आ रही है तो ये अच्छा ये नहीं पढ़े तो नहीं होगा, वो जो डर है और जो जुड़ा हुआ है इमोशन, और बार बार मतलब हर बार बुक चेंज करना, ठीक है, और इस भ्रम में रहना कि इसको पढ़ने से होगा उसको पढ़ने से होगा, वो क्लियर कोई नहीं करता था। और उस समय क्या होता है, टॉपर से बात भी नहीं हो पाती है क्योंकि मिलते नहीं है आसानी से। तो फिर एक क्वेश्चन जो है ना वो माइंड में घूमते रहता है। फिर हम लोग ना स्ट्रेटेजी जो है ना वो अच्छे से नहीं बना पाते, ठीक है। स्टार्टिंग में ये सब होता है। कन्फ्यूजन जो है ना वो लास्ट में ना आपको कहीं का नहीं छोड़ती, ठीक है। इसीलिए किसी एक चीज पे भरोसा करना जरूरी है। जैसे देखिए स्कूल टाइम में क्या होता है, हमारे पास ऐसा कन्फ्यूजन होता था कि इस बुक से नहीं पढ़ना, उस बुक से पढ़ना है। एक बुक दिला देते थे हम लोग को कि हाँ इस बुक से पढ़ना है, इसी बुक से क्वेश्चन आना है, तो हम पढ़ते थे अच्छे से क्योंकि भरोसा होता था कि उस बुक से क्वेश्चन आएगा। अभी क्या होता है, भरोसा नहीं होता है। तो उस बुक को जितने अच्छे से पढ़ना चाहिए हम पढ़ते हैं क्या? नहीं। सबको पता है लक्ष्मीकांत पढ़ना चाहिए, पर कितने लोग ऐसे हैं जो यहाँ सीरियसली पढ़ते हैं लक्ष्मीकांत को बहुत अच्छे तरीके से और बार बार पढ़ते हैं और एकदम डीप में पढ़ते हैं, और उसको छोड़ के कोई और बुक नहीं पढ़ते हैं? ऐसा होता है? नहीं तो क्या होता है, मार्केट में कोई टॉपर ने नया बुक निकाला, फिर हाँ ये इस पे कोई कोचिंग ने नया बुक निकाला, इसमें अच्छा मिल सकता है, शायद इससे निकल सकता है एग्जाम। ऐसा होता है ना कंफ्यूजन। ऐसा रहता है कि कभी नहीं लक्ष्मीकांत में स्टिक हो गए तो वहीं पे इसी से पढ़ेंगे। हम लोग का मन भागता है ना इधर, तो वो एक सोर्स पे भरोसा कर पाना मुश्किल होता है और यही गलती होती है। मैं एकदम लास्ट में कंक्लूड कर रहा हूँ। मैं कम से कम 10-15 आईएएस ऑफिसर्स यूपीएससी सिलेक्टेड लोगों का इंटरव्यू लिया हूँ, और सर आप 200% सही कहे। जितने लोग भी पेपर निकाले ना, सबके पीछे कोई ना कोई है जो उनको गाइड किया है, एकदम 100%। मैं एक का इंटरव्यू ले रहा था, उनका आईएएस 2020 में रैंक था 39। बिहाइंड द सीन हम लोग बात कर रहे थे, वो सीधा से एक बोले हम 2 दोस्त तैयारी करना चालू किया। बोला ठीक है, एक यूपीएससी का तैयारी करने लगे, दोनों कर रहे थे, पर उसको बीच में लगा डर कि यार मेरे को नहीं हो पाएगा शायद, मैं गेट का तैयारी कर लेता हूँ करके। वो गेट दिलाया, उसका दोस्त यूपीएससी दिलाया, उसका गेट में 20 रैंक आया, वो ऑफिसर बन गया, ठीक है। उसका दोस्त अभी तैयारी कर रहा था, उसका अभी नहीं हुआ था। फिर वो आईएएस का यूपीएससी कराता है, इंजीनियरिंग सर्विसेज, वो दिलाया, उसमें सर का 3rd रैंक आया, ठीक है। इधर इसका दोस्त आईएएस बन गया आसाम कैडर का, ठीक है। इस तरीके से हुआ। अब वो बोला कि यार अब तो हो गया टाइम, अब मैं कर सकता हूँ करके अपने दोस्त से पूछा वो कि कैसे करूँ यार। वो बताया इतना 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 पढ़ना, इसके सिवा कुछ नहीं पढ़ना। वो बोलता है मैं इसके सिवा कुछ जानता ही नहीं हूँ, कई सब्जेक्ट्स कई बुक्स वो जानता भी नहीं है, बोलता है। वो जितना बोला मैं सिर्फ उतना ही किया, और फाइनली उनका 39th रैंक आया। अपने दोस्त को कॉल किया, बोला देख भाई तेरे को कभी सर नहीं बोलूंगा, ये याद रखना करके। तो बोलता है यार थैंक यू करके आ गया करके। तो फाइनली तो ये है। एक और ऑफिसर का लिया, वो भी सेम बोले कि मेरे को कोई अपना सीनियर गाइड किया। सबके ऊपर अगर आप यूपीएससी का कर रहे हो ना, मेंटरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ से कर रहे हो, क्या कर रहे हो, और ये एकदम टॉप नॉच बात कहे हैं, ये होता ही है, बिल्कुल सही है। और एक क्वेश्चन किसी का, ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं। और कितना आपके पास टाइम? हाँ बिल्कुल टाइम। और किसी को जानना है? आज टाइम ही टाइम है। सर जैसे कि कुल मिलाकर के मुझे लगा कि एक समझ होना चाहिए, और जितना हमारा समझ डेवलप है और सोच डेवलप है, अच्छी सोच, उतना ही ज्यादा इजी हो सकता है। तो ये समझ और सोच को मतलब अच्छे से कैसे लिख सकते हैं? आप बचपन से जान रहे हैं, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान वाला जान रहे हैं। मतलब आप बोलना जानते थे क्या? नहीं। चलना जानते थे क्या? नहीं। पर बार बार गिरे, करते करते चल गए ना, मतलब वो रिक्वायरमेंट थी, तो करते करते हो गया। तो जब आप रीडिंग करेंगे, ठीक है, बार बार रीडिंग करेंगे, तो वो कितना भी कठिन हो वो चीज़, वो समझ में आ जाता है। और जब बार बार आप उस तैयारी के फेज में लगे हैं, अप्स डाउन आ रहे हैं, फिर भी लगे हुए हैं, तो एक पॉइंट आएगा आप स्टेबल हो जाओगे। उसके बाद माइंडसेट जो है ना, वो अप डाउन होते होते एक टाइम आके स्टेबल हो जाता है, ठीक है।
तो ये अप डाउन में अगर आप रुक गए, है ना, तो फिर नहीं हो पाएगा। तो उसको करते रहिए, रीडिंग करते रहिए, वो अंडरस्टैंडिंग। जैसे मैं रीडिंग कर रहा हूँ न्यूज़पेपर 7-8 साल से, तो मेरे को अंडरस्टैंडिंग वो आ गई है, वो कॉम्प्रिहेंशन बन गया है, ठीक है। आप करते रहेंगे तो आपका ही बन जाएगा, किसी का कम टाइम में भी बन सकता है, बहुत अच्छा बन सकता है, तो आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग के लिए ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है, पहली चीज़। एक चीज़ रीडिंग, आजकल के बच्चे क्या करते हैं ना, फास्ट हो गया ना लाइफ, तो हल्का सा रीडिंग के हाँ मेरे को पता चल गया, मतलब उसको पूरा रीडिंग नहीं कर रहे हैं कंसेप्ट को, है ना। बोलने के लिए ज़्यादा तैयार है, समझने के लिए कम, सुनने के लिए कम। लिसनिंग स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक। आपको अच्छे से लिसन करना है, आपको इत्मीनान से पढ़ना है, जल्दी नहीं है किसी चीज़ की। अगर समझ एक्चुअली विकसित करना चाहते हैं ना, अच्छा ऑफिसर बनना चाहते हैं और आगे भी अगर लाइफ में अंडरस्टैंडिंग बेटर रखना चाहते हैं, तो इत्मीनान रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। कुछ चीज़ पढ़ रहे हैं ना, ध्यान से पढ़िए उसको। जल्दी में बच्चों को क्या लगता है ना, प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, एक बार लक्ष्मीकांत पढ़ दिए, हो गया, समझ में आ गया सब चीज़, ऐसा तो नहीं होता ना। उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, हर बार पढ़ेंगे नया कुछ मिलेगा, तो जितनी बार पढ़ेंगे उतना नया समझ आप में आते जाएगा। और जब एक बार आता है ना तो वो जाता नहीं है, ठीक है। एक बार आने के बाद नहीं जाता है, लेकिन हर बार नया आएगा, तो वो एक परत चढ़ते आपका समझ जो है ना बहुत अच्छा विकसित हो जाता है। तो एक्सपीरियंस, रीडिंग, ठीक है, ऑब्जर्वेशन, ये चीज़ें हैं, ठीक है। आप ऑब्जर्व करेंगे लोगों को, है ना, तो आपको समझ में आएगा कि लोग कैसे बिहेव करते हैं, ठीक। तो आपको वो काम आता है बाद में जब आप ऑफिसर बनेंगे, कैसे लोगों से टैकल करना है, सिचुएशन से कैसे टैकल करना है, ठीक है। अभी जैसे कई लोग स्ट्रेस में होंगे, क्यों स्ट्रेस में है, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है ना वो आपके हाथ में है क्या, तो स्ट्रेस लेने की जरूरत ही क्या है, वो आपके लिए नहीं सबके लिए है ना। अगर आपको स्ट्रेस आ रहा है, आपके परिवार से कुछ और डिमांड आ रही है ना, कि जॉब करना है कि कुछ और करना है, तो मैं जैसे बोला कि अदर ऑप्शन आपको बना के रखने हैं, तो अदर ऑप्शन आपके लिए क्या हो सकता है, सबके लिए अलग अलग होगा, वो बना के रखिए आप, ठीक है। रीडिंग से ही अंडरस्टैंडिंग आएगा, याद रखिएगा आपने, ठीक है, रीडिंग से ही आएगा, ठीक। जितना ज़्यादा रीडिंग करेंगे और अच्छे बुक पढ़िए, ठीक है। क्या होता है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, मैथ्स वाले हैं आप लोग, 10वीं तक तो पढ़े होंगे। मैथ्स में मान लो वो 10 स्टेप का मैथ्स है, ठीक, मैं 2 स्टेप गायब कर दूं तो मैथ्स वालों को समझ में आ जाएगा, दूसरे लोगों को समझ में आएगा नहीं। आपने कभी जीएस पढ़ा ही नहीं है, ठीक। आप कोई बुक आप उठाते हैं, उसने 10 में से 2 स्टेप गायब कर दिया, क्योंकि छोटा बुक बनाना है उसको, आपको समझ में आएगा, कंसेप्ट चूक जाओगे आप कंसेप्ट से, है ना। इसीलिए बड़ी बुक पढ़िए, ऑथेंटिक बुक, ठीक है। क्योंकि जैसे मैथ्स में होता है ना कि वो 2 स्टेप 3 स्टेप गायब करे, तो मैथ्स वाले को तो समझ में आ गया, चलो ठीक है। जैसे मैंने जीएस पढ़ा हुआ है, अगर मैं छोटी बुक उठा के पढ़ता हूँ तो मेरे को समझ में आएगा कि बीच में ये स्टेप गायब किया हुआ है, तो वो मेरे पीछे अंडरस्टैंडिंग में है। पर जो नया कोई है, प्रिपरेशन में अभी स्टार्टिंग में आया हुआ है, उसको समझ में आएगा क्या, नहीं आता है। इसीलिए ना ऑथेंटिक बुक पढ़ना चाहिए। आप पढ़ रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, लक्ष्मीकांत पढ़िए, है ना, अच्छे से रीडिंग करिए। जब एग्जाम फेज में आए, आपने 3-4 बार रीडिंग कर लिया है, एग्जाम फेज में आए, तब कोई शॉर्ट बुक उठा के वो रिवीजन के लिए आप कर रहे हैं, वो ठीक है, ठीक, वो चल जाएगा, है ना। उसमें से कुछ छूट भी जाएगा तो आपको पता रहेगा कि ये चीज़ छूटा हुआ है, ठीक है, एग्जाम में बन भी जाएगा अगर पढ़ा है आपने ऑथेंटिक बुक। लेकिन आपने शुरू से वो शॉर्ट बुक पढ़ा है, तो और एग्जाम में अगर आ गया ऐसा चीज़ जो उस बुक में मिसिंग है, तो आपसे नहीं बनेगा। और यही होता है, पीएससी का लेवल उस कंसेप्चुअल लेवल पे चला गया है, उस लेवल पे चला गया है कि वो बीच बीच में सब एग्जाम से पूछने लगा है क्वेश्चन, है ना। लेकिन जो शॉर्ट बुक्स आती हैं कोचिंग की या फिर यहाँ लोकल में, उसमें वो सब मिसिंग है, इसलिए वहाँ पे एकदम ब्लैंक हो जाते हैं बच्चे, इसमें क्या है पता ही नहीं है, ठीक है। और वो यूपीएससी करने वालों को ही फायदा होता है, तो पूछ रहे थे ना, यूपीएससी करने वालों को भी फायदा होता है क्योंकि वो ऑथेंटिक बुक पढ़ के आते हैं, ठीक है। बीच में आया था एक कमेटी आई थी, मुझे रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, एक कमेटी का नाम आया था, हिस्ट्री में क्वेश्चन आया हुआ था, वो स्पेक्ट्रम की बुक में दिया हुआ है, पर स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ते नहीं है यहाँ के लोग, तो वो कमेटी बहुत कम ही लोग लिख पाए थे,
ठीक है, तो ऐसे अगर 3-4 क्वेश्चन में अगर कोई आपसे आगे निकल गया तो रैंक में बहुत आगे निकल जाएगा, है ना। तो वैसे ही है, ठीक है। तो ऑथेंटिक बुक ही पढ़ना चाहिए। एक चीज बस मैं इसमें ऐड करूंगा, जो भी चीज आपको मिरेकल दिखती है ना, गजब यार, वाह वाह वाह, वो सिर्फ प्रैक्टिस है। बस उस आदमी ने कई बार कर लिया उस चीज को। कोई भी चीज, बेकार से बेकार भी चीज को अगर आप देखोगे ना कि किसी को मतलब बैलेंस बस करना आता है ना किसी चीज को, तो आप देख एकदम वायो नहीं कर, कभी देखे होगा ना पानी वानी में ऐसे पत्थर बैलेंस करके दिखा देता है, क्या वो प्रैक्टिस है इसलिए उसने कर लिया। तो जो भी है मतलब प्रैक्टिस करो, सही एक और चीज, हो जाएगा। कंपटीशन, समाजशास्त्र में प्रतिस्पर्धा तो पढ़ते ही होगे, है ना। कंपटीशन एक ऐसा चीज है जिसमें अपोनेंट कौन है पता नहीं होता हमको, है ना। अब छत्तीसगढ़ के किस कोने में कौन बैठ के कितना पढ़ रहा है हमको क्या पता, और किस कैपेसिटी से पढ़ रहा है हमको पता है क्या, नहीं। और आपको एक पोस्ट है डीसी का, मान लो आपको लेना है, तो आपको तो पता नहीं है ना कि आपका ओपोनेंट कितना तैयारी कर रहा है। तो आपको खुद से चैलेंज करना है खुद को कि मैं जितना कर रहा हूं उससे और करना है मेरे को। लिमिट मत करिए अपने आप को, ठीक है, लिमिट में मत बांधिए। जितना आज कर रहे हैं ना, अगले दिन उससे ज्यादा ही होना चाहिए, ठीक है। बहुत सही। आपका क्वेश्चन था? इसी से एक नहीं ये अभी एक ही मिलेगा आपको। एक और थोड़ा ना पर्सनल टाइम भी दे देंगे क्या? हाँ, आधे आंसर तो पिछले आंसर से मिल गया कि स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत लेना चाहिए ऐसे स्टूडेंट को जो अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक ना ही कोचिंग का कोई नोट्स लिया है, ना ही किसी अदर सोर्स से किसी और। तो जियोग्राफी का बता दीजिए कि उसका कौन सा बुक पढ़े। और सर आंसर इस पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए था कि ऐसा स्टूडेंट जो अभी तैयारी करना स्टार्ट कर रहा है, उसको ये भी कहा जाता है कि पीएचडी नहीं करनी है तुमको, इतना सारा मत करो, जो यूज का है उसी को पढ़ो। साथ ही साथ उसको ये भी बोला जाता है कि लेवल सीजीपीएससी का बढ़ गया है तो तुम ये पढ़ के नहीं हो पाएगा, तुमको लेवल का पढ़ना पड़ेगा। तो इस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से जो नया स्टार्ट कर रहा है वो क्या करे? सर आप ही क्वेश्चन रिपीट कर दो मेरे लिए तो। ठीक है, नहीं क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं कि मतलब पीएचडी नहीं करनी है ना, तो ज़्यादा बुक नहीं पढ़नी है आपको, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, फंडामेंटल राइट्स आप पढ़ रहे हैं, लक्ष्मीकांत से पढ़ रहे हैं और किसी लोकल बुक से पढ़ रहे हैं, वो टॉपिक तो इम्पोर्टेंट है, वो पढ़ना ही है आपको, है ना। तो वो आप लक्ष्मीकांत से पढ़ेंगे ज़्यादा बेटर होगा या लोकल बुक से पढ़ेंगे ज़्यादा बेटर होगा? आपका कंसेप्ट लक्ष्मीकांत से ज़्यादा बेटर आएगा, है ना। तो जो चीज़ आपको पढ़नी है वही चीज़ पढ़नी है ऑथेंटिक बुक से। ये चीज़ समझ में है? ऑथेंटिक बुक लक्ष्मीकांत में 70 या 80 चैप्टर हैं, आपको 80 चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, आपको मेंस के लिए अराउंड 25 चैप्टर्स में खत्म हो जाता है, ठीक है। और प्री के लिए भी आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालें और देखें कि किस चैप्टर से क्वेश्चन आता है, अगर वो ध्यान दें तो 30 से 35 चैप्टर में आपका लक्ष्मीकांत खत्म हो जाता है। तो आपको जो पढ़ना है वो ऑथेंटिक बुक से पढ़ना है, एक बुक से। और एक बुक से पढ़ रहे हैं तो पीएचडी तो नहीं कर रहे हैं, है ना। पीएचडी करने का मतलब अलग अलग बुक नहीं लेने हैं, ठीक है। आप एक बुक लीजिए पर अच्छा बुक लीजिए, आप सेम चीज़ पढ़िए पर अच्छे बुक से पढ़िए। जब आप वही मूल अधिकार लक्ष्मीकांत से पढ़ेंगे और वही किसी लोकल बुक से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारा चीज़ मिस कर दिया उन्होंने। और क्यों मिस करते हैं लोग? वो साइकोलॉजी से खेलते हैं। स्टूडेंट क्या नहीं करना चाहता? मेहनत। सर क्योंकि सब सभी से प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, इसलिए और मुश्किल हो जाता है। नहीं, स्टूडेंट क्या नहीं करना चाहता? मेहनत। और मेहनत नहीं करना है तो वो देखता है बड़ा मोटा बुक और देखता है यह पतला बुक, तो किधर जाएगा? पतले बुक तक। अब बताइए, मोटे बुक अगर लक्ष्मीकांत का बुक बहुत स्टैंडर्ड माना जाता है तो उसने कुछ भी तो इररिलेवेंट नहीं लिखा होगा, एवरीथिंग इज रिलेवेंट। और अगर किसी ने पतला बुक बनाया है तो वो रिलेवेंट थिंग को तो मिस करेगा कहीं ना कहीं, बिना उसको मिस किए तो पतला बुक बनेगा नहीं, है ना। तो अगर वो मिस किया हुआ अगर एग्जाम में आ जाता है तो आपका क्या होगा? वही है ना, 1 मार्क्स से जब प्रीलिम्स रुक रहा है, आधे मार्क्स से रुकता है, ठीक है। 2019 का प्रीलिम्स मेरा 0.33 मार्क्स से रुका था, ठीक है। तो वो उस टाइम पता चलता है कि वो 1 पॉइंट मिस किया मैंने, ठीक। तो जितना जरूरी उतना ही पढ़िए, जितना सिलेबस में उतना ही पढ़िए, पर वो चीज कहाँ से पढ़ेंगे? एक ऑथेंटिक बुक से, ठीक। जब आपको रिवीजन करना होगा उस समय कोई लोकल बुक या शॉर्ट जिसमें सिनॉप्सिस टाइप दिया रहता है वो आप रिवीजन के लिए ले सकते हैं, पर उस टाइम क्योंकि आपको आइडिया हो गया ना पढ़ के, ठीक है, तो आप जो नहीं पढ़ पाएंगे उस बुक में वो भी आपको पता रहेगा पीछे, ठीक है।
तो ज़्यादा नहीं पढ़ने हैं, चैप्टर वाइज पढ़ने हैं। जैसे आप इकोनॉमी का दृष्टि का बुक लेंगे, ठीक है, हिंदी मीडियम में, उसमें से 25-30 चैप्टर होंगे या ज़्यादा चैप्टर होंगे, मुश्किल से 6 चैप्टर पढ़ने होंगे, मुश्किल से 6 चैप्टर सिर्फ, ठीक है। तो बुक देख के घबरा जाते हैं लोग, क्योंकि पढ़ने 6 चैप्टर ही हैं उसमें से, ठीक। तो बुक ऑथेंटिक होना चाहिए, पर उसको यूज करना आना चाहिए आपको, ठीक है। ऐसा नहीं कि शुरू से लेके बैठे भजन टाइप पढ़ रहे हैं पूरा शुरू से आखिरी तक, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है उसको पढ़िए, केवल उसको पढ़िए, पर अच्छे बुक से पढ़िए, यही फॉर्मूला है। क्योंकि इसमें ऐसा भी है ना कि एक बार आप वो छोटे बुक से पढ़ लिए, नहीं हुआ सिलेक्शन, तो ना ऐसा लगता है कि फिर से वो पूरा बुक थोड़ी ना पढ़ेंगे, नहीं, हाँ। उसी को ना आदमी 2 बार और पढ़ता है, गलत कोई 2 बार और पढ़ता अच्छा, है। एक और साइकोलॉजी है। छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं, ठीक, एक बुक से पढ़ लिए, ठीक, और कोई बोलता है कि दूसरा बुक भी अच्छा है, पढ़ लो, ठीक है। तो बोलते हैं सर एक बुक से तो पढ़ लिए हैं, दूसरे बुक से भी पढ़ेंगे टाइम जाएगा। तो दूसरे बुक में कुछ और दिया है क्या? वही छत्तीसगढ़ दिया है, वही एरिया दिया है, वही जनजाति दिया हुआ है, 99% उस बुक में जो दिया है उसमें वही दिया है। जो 1% अलग है, मिसिंग है ना, जो इस बुक में मिसिंग है, उसको आपको खोज के अंडरलाइन करना है। और दूसरा बुक जब पढ़ रहे हैं आप पढ़ रहे हैं तो आपको वही चीजें मिलेंगी, तो आपका रिवीजन ही तो हो रहा है, आप कहाँ अलग पढ़ रहे हैं। तो उसको साइकोलॉजी में ना हम लोग बोझ की तरह लेते हैं कि अरे हमने ये बुक तो पढ़ लिया, अब इस बुक को पढ़ने बोल रहे हैं तो कैसे करें। तो उस बुक में 90-80% चीजें सेम हैं, तो आपका क्या हो रहा है, रिवीजन ही हो रहा है। जो एक्स्ट्रा चीजें आपको मिलती है उसको मार्क कर दीजिए, अगली बार आपको पूरा पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ठीक, और किसका, तुम्हारा भी क्वेश्चन? हाँ, सर जैसे अगर स्टार्ट करते हैं, जब भी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हम अपना सिलेबस सबसे पहले स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे अगर मैंने अपना हिस्ट्री सिलेबस पढ़ा और मैंने एक बुक लिया कि ये ऑथेंटिक बुक है, मैं इसे पढ़ना स्टार्ट करती हूँ, और जब मैं पढ़ती हूँ तो ऐसा लगता है कि हाँ हमने ये पोर्शन कंप्लीट कर लिया। देन 2-3 मंथ्स में हम क्या करते हैं, ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं, देन हम मतलब पॉलिटी भी पढ़ते हैं, सब ऐसे करते हैं। तो इससे ये होता है कि वो जो पोर्शन होता है, हिस्ट्री वाला जो पोर्शन होता है हमारा, उसको हमको ऐसा लगता है कि हम भूल गए वो चीज, और जब हम फिर से उसको रिवाइज करने की कोशिश करते हैं तो हमको लगता है कि फिर से अब शुरू से पढ़ना है, हमें फिर से स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। मतलब अगर कोई पूछे कि सडनली कोई पूछे पाल डायनेस्टी, व्हाट डू यू नो अबाउट पाल डायनेस्टी, तो फिर वहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि अरे हमने पढ़ा है और हम रिकॉल नहीं कर पा रहे ये चीज, तो हम कैसे पढ़ेंगे इस चीज को। रिवीजन एंड रिकॉल, इसमें 2-3 चीजें हैं बेसिक है, बता। पहली एक चीज ये कि इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो ऐसा तो होगा जरूर कि आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा और अगले 6 महीने तक उसका नंबर ही नहीं आया, नॉर्मल है, ठीक। दूसरा चीज, अगर आपको मतलब उसको रिकॉल करना है ना, करते रहना है, तो आप किसी न किसी तरीके से उस सब्जेक्ट से जुड़े रहिए। जैसे आपने उसका थ्योरी पढ़ लिया, आप कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आप पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट कर दिए, हिस्ट्री पढ़ लिया है आपने, तो आधे घंटे निकालिए और हिस्ट्री का क्वेश्चन करते रहिए, जुड़ाव रहेगा, ठीक है। या एक तरीका और है, जैसे आप पढ़ते हैं, है ना, 3 महीने बाद फिर से अगर आपको ऐसा मौका मिलता है कि उसको रिकॉल कर पाए कुछ टाइम में, तो वो कर लीजिए, ठीक। एक चीज़ और होता है कि ऐसा भी होता है कि हमको लगता है कि हम भूल गए हैं, पर कहीं ना कहीं वो माइंड में रहता है, तो जब दोबारा पढ़ेंगे ना कम टाइम लगता है, ठीक है। तो ऐसा भी मत सोचिए कि हमने जो पढ़ा है वो वेस्ट गया, वो कहीं ना कहीं माइंड में है एक्चुअली। रिवीजन के लिए ना आप एक काम ये करिए, मैं जो से बोला ना कि जुड़े रहिए उस सब्जेक्ट से। एक तो ये हो सकता है जैसे आप प्रीलिम्स पढ़ रहे हैं, मान लो अभी तैयारी कर रहे हैं, हिस्ट्री पोर्शन आपने कंप्लीट किया, ठीक है, आप पॉलिटी में जा रहे हैं, तो एक आधा घंटे का टाइम दीजिए क्वेश्चन करने के लिए हिस्ट्री का, ठीक है। या आधे घंटे का टाइम दीजिए कि हिस्ट्री का जो पोर्शन है चैप्टर वाइज, कि आधे घंटे में डेली में एक चैप्टर फटाफट देख के आगे से गुजार लूँ, ठीक है। तो फटाफट देख के आधे 1 घंटे का टाइम उसको देना चाहिए, ठीक। या तो उससे क्वेश्चन करते रहिए, तो वो जुड़ाव बने रहेगा आपका। तो या तो उस सब्जेक्ट से जुड़ाव बना के रखिए, या फिर फटाफट करिए कि दोबारा उसका नंबर आ सके, जो कि थोड़ा मुश्किल ही रहता है, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट हैं, दोबारा नंबर आते तक तो मैं कैसे करता था कि जैसे मैंने हिस्ट्री पढ़ लिया तो मैं अब छोड़ूंगा नहीं उसको। क्यों पता है? क्योंकि आपने पढ़ा है, अगर आपने 3 महीने तक छोड़ दिया तो वेस्ट गया वो पढ़ना।
तो अगर पढ़ा है मैंने डेली, तो मैं अब दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ ना, तो आधे घंटे उसके लिए रख दूंगा हिस्ट्री के लिए। ठीक, अब क्या होगा, दूसरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया पॉलिटी, तो अब आधे घंटे उसके लिए भी रख दूंगा। तो आधा घंटा हिस्ट्री, आधा घंटा पॉलिटी, फिर बाकी सब्जेक्ट। जैसे कैसे होगा, 10 घंटे आपके पास हैं, आप अभी हिस्ट्री स्टार्ट किए, आप 10-10 घंटे हिस्ट्री पढ़ रहे थे, कंप्लीट हो गया, अब 1 घंटे उसमें से निकाल दीजिए, अब 9 घंटे पॉलिटी पढ़िए, 1 घंटा क्या पढ़िए, हिस्ट्री, रिवाइज करना है आपको। ठीक, अब पॉलिटी खत्म हुआ, अब क्या हो जाएगा, 8 घंटे जियोग्राफी, 1 घंटे हिस्ट्री, 1 घंटे पॉलिटी। ठीक, वैसे करते करते आपका लास्ट में सब 1-1 घंटे रिवीजन में आ जाएगा साइकिल। ठीक है, तो वो आपका छूटेगा नहीं, है ना। या रिवीजन या क्वेश्चन, दोनों में से एक करिए जरूर, सब्जेक्ट को पकड़ के रखिए, क्योंकि एक बार आपने पढ़ा और 3 महीने तक छोड़ दिया तो वो वेस्ट हो गया। ठीक है, तो आपको ऐसा स्ट्रेटजी कुछ बनाना पड़ेगा। ठीक है, या फिर कई लोग ऐसा करते हैं कि हफ्ते भर पढ़ा, संडे को रिवीजन किया, संडे भी रिवीजन डे रख लेते हैं, पूरा दिन संडे जितना पढ़ा है अभी तक उसको रिवाइज कर रहे हैं। तो वो अपने हिसाब से आप बना लीजिए, रिवीजन इज मस्ट। ठीक है, रिवीजन का इम्पोर्टेंस बहुत है। और कोई कुछ भैया, धीरे धीरे पॉपअप हो रहे हैं। हाँ, इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे किस टाइप के पूछे गए? इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, क्या पूछा जाता है, कैसे उसका आंसर देना चाहिए? 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू में। पहला सबसे इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन स्किल आपका, है ना। पहला चीज़ आप ये ध्यान रखें कि जो बैठे हुए हैं वहाँ पे, ठीक है, उनको भले ही ऐसा हो सकता है कि वो आपको कोई क्वेश्चन पूछें और उनको खुद ना आता हो, जैसे करंट का कोई क्वेश्चन है, बट ऐसा नहीं है कि वो मतलब एक्सपीरियंस नहीं है या नॉलेज नहीं है उनको, करंट में चलता रहता है, उन करंट से वो लोग हट गए हैं, है ना, तो उनको हो सकता है ना आए। ठीक है, तो कई बच्चे इस मतलब मजाक में चले जाते हैं कि उनको नहीं आता, तो वो ना करिए। ठीक है, पहली चीज़। दूसरा चीज़, आपको जितना पूछा जाए उतना ही आंसर दीजिए। ठीक है, आपका नाम क्या है, तो बस नाम, फिर उसका कई लोग और बोलने लगते हैं, है ना, एक्स्ट्रा बताने लगते हैं, तो वो चीज़ नहीं, क्योंकि जो आप बोलते हैं ना उससे क्वेश्चन बनता है। ठीक, तो जितना पहला क्या कि आपको ये समझ के जाना है कि उनको सब कुछ आता है। ठीक, दूसरा चीज़, आपको उतना ही आंसर देना है जितना वो पूछ रहे हैं। तीसरा चीज़, ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ ना आए किसी क्वेश्चन में, तो ये आपको पता होना चाहिए कि मेरे को कुछ नहीं आता। जैसे कोई क्वेश्चन उन्होंने पूछा, ठीक है, ये योजना आप जानते हैं, इस योजना के बारे में आपको बिल्कुल नहीं पता, कभी नहीं सुना आपने, सॉरी बोल दीजिए। ठीक है, सॉरी सर मैंने इसके बारे में नहीं सुना। ठीक है, मेरे को कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में। ठीक है, सीधे सीधे उसमें अपने से कुछ बना के बोलने की, मतलब उनको बेवकूफ़ बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चौथा चीज़, जो आपने पढ़ा है वही क्वेश्चन पूछा जाएगा। छत्तीसगढ़, उसकी योजनाएं, छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का जो भी है, जितना भी आप छत्तीसगढ़ में प्री मेंस में पढ़ते हैं ना, वही है। आप समझ लीजिए इंटरव्यू इज प्री प्लस मेंस ऑन द स्पॉट। ठीक है, तो प्री मेंस में जितना आपने पढ़ा है उसको रिकॉल कर लीजिए। ठीक है, इंटरव्यू के लिए जो करंट अफेयर्स होता है वो पिछले 1 महीने का मुश्किल से, या पिछले 3-4 महीने का मुश्किल से। ठीक है, और पिछले 20 दिन का तो एकदम ज़्यादा अच्छे से करके रखना है। ठीक है, और उस दिन का तो सबसे ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि वो जो डेट है, उस डेट में क्या हुआ था हिस्ट्री में, या फिर उस डेट में अभी कुछ हुआ है, ठीक है, या उस डेट में न्यूज़पेपर में क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है, ये। ठीक, तो ये आपको करना है कि उस दिन का सबसे इंपॉर्टेंट, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है पिछले 20 दिन का, उसके बाद इंपॉर्टेंट है पिछले 3 महीने का। तो ये करंट अफेयर का इंपॉर्टेंस रहेगा। ठीक है, इसके अलावा जीएस का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें पेपर 7, पेपर 6, पॉलिटी, ठीक है, हिस्ट्री का नहीं पूछा जाता जनरली, पॉलिटी से बहुत क्वेश्चन होता है, बहुत ज़्यादा। पेपर 7 से अधिनियम जो है अपने, और उसके बाद जो इंस्टीट्यूशंस हैं, IIT वाईटी हैं, उनसे भी क्वेश्चन आता है। दर्शन से क्वेश्चन आ सकता है, दर्शन और समाज से। ठीक है, और योजनाएं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसके अलावा आपका बैकग्राउंड, और आपके ये याद रखिए कि आपके बैकग्राउंड के बारे में आपके अलावा कोई अच्छे से नहीं जानता, तो आप जो बोलेंगे वो सही है।
और आप खुद डरे हुए हैं अपने बैकग्राउंड को लेके, या आत्मविश्वास की कमी है या कॉन्फिडेंस की कमी है, तो वो पकड़ लेंगे वो लोग। तो जो भी बोलिए कॉन्फिडेंस से बोलिए। और कॉन्फिडेंस आपकी बातों में अगर झलकता है तो उनको लगता है कि आधा तो आपका नॉलेज काम करेगा और आधा आपका कॉन्फिडेंस काम करेगा। कई लोग ऐसे देखे हैं हमने जो इनका नॉलेज बहुत अच्छा था पर इंटरव्यू में बहुत कम मार्क्स मिले हैं। वो इसलिए क्योंकि उनका जो वॉल्यूम है, पिच है, बोलने का एनर्जी है, वो कम रहता है, डाउन रहता है। तो सामने वालों को ये लगता है कि इसके में कॉन्फिडेंस नहीं है। और ऑफिसर बनने के लिए क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस। तो वो इंटरव्यू में आधा, कम से कम 50% मेरे को लगता है कि वो कॉन्फिडेंस देखते हैं और 50% नॉलेज। ठीक है, तो ये 3-4 चीजें ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, मैंने खुद इंटरव्यू लिया है, मॉक इंटरव्यू, अगर किसी ने देखा होगा तो। हरिराम के में मेरे को बुलाए हुए थे। मैं आपको ये बता रहा हूँ, 7 लोगों का मैंने इंटरव्यू लिया। उसमें से 5 लोग ये बोले कि हमें लोकगीत सुनना और गाना अच्छा लगता है। अब बताइए ऐसा कैसे हो सकता है कि 5 लोगों को वही अच्छा लगता है? उनका हॉबी था वो। तो मैं इससे ना ये बोलना चाहता हूँ कि वो जो इंटरव्यूअर है ना वहाँ पे, उसको कई सालों का एक्सपीरियंस है। मैं 7 इंटरव्यू में ये समझ गया कि ये लोग फेक कर रहे हैं, उनको सालों का एक्सपीरियंस है, वो तुरंत देख के बता देंगे कि आप फेक हो। तो मतलब आपको ना हमेशा संभल के जो ओरिजिनल हो आप, वो आपको दिखाना है। किसी को कॉपी मत करना। कोई बाहर में जाके बोल दिया ना, यार ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बोल देना कि मैं गरीब हूँ, ऐसा हाँ मैं माँ बाप गरीब है, ये वाला नहीं। आप जो हो एक्चुअल में वो करना। ये मतलब मैं जितने लोगों का इंटरव्यू लिया उनके अंदर ये मुझे दिखा। और ना तुरंत कुछ लोगों का ना वाइब समझ में आ जाता है कि ये लड़का बहुत अच्छा है, कि ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। एनआईटी के बच्चे आए हुए थे वहाँ पे, एसीएफ का इंटरव्यू लिया था मैंने, सीजीपीएससी का लिया था। कुछ लोग एकदम इम्प्रेसिव, बहुत अच्छा, इनको तो मिलेगा ही करके। पर कुछ लोग ऐसे थे ना कि समझ में आ रहा था कि यार इनको बहुत इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो कभी भी फेक मत करना। कॉन्फिडेंस किस चीज से आता है? नॉलेज से। तो आपका अगर नॉलेज अच्छा नहीं रहेगा ना, तो वो सामने वाले को दिख जाएगा और वो कॉन्फिडेंस का लेवल भी दिख जाएगा, इसको नहीं आता। ठीक है। दूसरा चीज, मैं मॉक इंटरव्यू नहीं दिए थे, एक भी नहीं दिया था। ठीक है, लेकिन जब मेरे को डर लग रहा था कि कैसे होगा, एक भी मॉक इंटरव्यू नहीं दिया हूँ, तो सर बोले, तेरे सर बोले कि नहीं अच्छा चीज है ये, क्योंकि वहां जाएगा तो मौलिक रहेगा, बनावटी नहीं रहेगा। क्योंकि मॉक इंटरव्यू में बनावटी बना दिया जाता है ना। तो जो था मौलिक था, तो इसीलिए इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स मिले। ठीक है, तो जो है वही है। ठीक है, और नॉलेज रहेगा तभी कॉन्फिडेंस आएगा। मतलब आप प्री और मेंस अच्छे से किए हुए हैं तो अपने आप कॉन्फिडेंस आता है। और ब्रह्मांड का चीजें नहीं पूछते वो लोग, वही चीजें पूछते हैं जो आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, और उसके अलावा आपके बारे में, तो आपके बारे में बता दिया कि आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। ठीक है, और आप जानते हैं अगर आप में कुछ कमी है अभी भी, तो उसको सुधार लीजिए। ठीक है, क्योंकि वहां पे निकल जाएगा वो चीजें, है ना। कभी हम बात करते हैं तो हम एकदम छपरी लैंग्वेज में बात करते रहते हैं, मतलब छपरी लैंग्वेज में बात कर रहे हो डेली, अब इंटरव्यू में जाके अचानक से आ जाएगा बहुत अच्छा शब्द, भाषा निकल जाएगा, तो ऐसा तो नहीं है ना। वो प्रैक्टिस करते रहोगे तब तो आएगा, है ना। तो वो चीजें प्रैक्टिस करिए। मैं इंटरव्यू ले रहा था तो उसमें एक लड़की थी, वो बार बार अपन का इस्तेमाल कर रही थी, है ना। तो क्या है ना, अपन लोग ऐसा करते हैं, नहीं वो एक्चुअल में कर रही थी। होता तो है। हम लोग तुरंत पकड़ लिया, हम लोगों ने उनको तुरंत बोला भाई अपन मत करो है ना। आपका नॉलेज बहुत अच्छा बोल रही थी वो लड़की, पर उसका ना एक आदत में आ गया था और उसको ना समझ में भी नहीं आ रहा था कि ना मैं अपन बोल रही हूँ सर। तो ये नहीं करना चाहिए। एक कभी मैं मॉक इंटरव्यू लेने गया था, तो उसमें एक पूछा गया, चीता अभी लाया गया ना इंडिया में, तो उसने ये वर्ड यूज किया, चीता को विस्थापित किए गए, वहां से इंडिया विस्थापित किए गए। तो वो विस्थापित वर्ड सही है? विस्थापित कब करते हैं? जब वहां जो ओरिजिनल उसका शेल्टर है वहां थ्रेट हो, तब वो विस्थापित करते हैं। लेकिन वहां थ्रेट नहीं था, हमने उसे क्या किया, स्थानांतरित किया। तो ये जो वर्ड है ना, ये मैनेजमेंट जो वर्ड है, ये पकड़ में आ जाता है। ठीक है, तो वो वोकेबलरी आपको यूज करने आनी चाहिए। ठीक है, वहां गलती हो जाती है, हम इन चीजों को ध्यान नहीं देते हैं एक्चुअल में। ठीक है, बहुत सही हो गया, क्वेश्चंस कंप्लीट। अरे वाह, ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए। आप लोग आए, होप बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिला होगा। आपको भी बहुत सारा थैंक यू, आपने टाइम दिया मुझे। कोई भी कोरबा जाएगा, पहुंच जाना इनसे मिलने के लिए। डिप्टी कलेक्टर कोरबा हैं हमारे साथ, तो थैंक यू सो मच।